सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीटीआई का एक और एहतजाज मकासद हासिल किए बगैर खत्म हो गया। गुज़िश्ता 2 साल में इमरान खान की रिहाई के लिए दी जाने वाली ये तीसरी कॉल थी जो नाकाम साबित हुई। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ लोग एहतजाज में क्यों नहीं पहुंचे, इस पर इमरान खान से बात करूंगा। अहम बात है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी एहतजाजी रैली से खिताब नहीं किया, तो फिर क्या रियासत के सामने मुज़ाहमत का तासुर दिया जा रहा था? एक तरफ रियासत के साथ मुज़ाहमत है तो दूसरी तरफ दीगर सियासी जमातों से भी कोई बातचीत नहीं हो रही, जिससे पार्टी की आइसोलेशन में इजाफा हो रहा है। क्या पार्टी इस सूरत हाल की रीअसेसमेंट करने के लिए तैयार है? सूरत हाल ये है कि मौजूदा सियासी स्टेटस को में किसी किस्म की कोई फौरी तब्दीली के चांसेस ना होने के बराबर है। तो क्या पार्टी का बचा कुचा सियासी कैपिटल भी इस ला हासिल एहतजाज में झोंक दिया जाएगा? दिलचस्प बात है कि गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के 9 पार्लियामेंटेरियंस नाअहल हुए हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद नाअहलियों का इम्कान है। इस कॉन्टेक्स्ट में वफाकी वज़ीर कानून ने 26वीं आइनी तरमीम में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दी है। देखना है कि 27वीं तरमीम के ज़रिए आइन में मज़ीद क्या तब्दीलियाँ ज़ेर गौर हैं। उधर DGISPR का एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पाकिस्तान के सदर बनने की बातें बेबुनियाद हैं। ये इन क़यास आराइयों का जवाब है जो कुछ अनासर की जानिब से फील्ड मार्शल के मुताल्लिक की जा रही थी। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, PMLN से ताल्लुक़ है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। अहमद ओवैस साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं कि PTI के एहतजाज को पंजाब में इंतज़ामिया के ज़रिए जिस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और ये इल्ज़ामात लगाए हैं PTI ने कि इंतज़ामिया के ज़रिए जो है मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? ये इल्ज़ाम लगते रहेंगे, लेकिन इनकलाब हो या एक अवाम की लहर हो, उसको कोई हुकूमत नहीं रोक सकती। लेकिन अब चूंकि उनको इस तरह की जज्बाती हमायत हासिल नहीं रही, तो लिहाजा वो हमेशा जो हैं वो इस किस्म के उज़र तराशते रहेंगे। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सवाल तो ये भी है कि इनके बहुत सारे अरकान असेंबली कल पार्लियामान में बैठे रहे गिरफ्तारी के डर से, और फिर जो है जब उनको इसकी तसल्ली कराई गई तो फिर वो जो है बजाय एहतजाज में शामिल होने के वो अपने पार्लियामेंट लॉजेस में आ गए। तो और पूरे मुल्क में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ भी कोई काबिल जिक्र एहतजाज हमें देखने में नहीं आया। और उसकी बड़ी वजह ये नहीं है कि कोई हुकूमत की तरफ से एक्शन हो रहा है, बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के अवाम की फलाह का कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। ये कोई पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने का कोई ऐलान नहीं कर रहे। इनका तो एक ही तकरार और गर्दान है कि बानी चेयरमैन को रिहा कराएंगे। जब सब कुछ फेल हो गया तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे आएंगे और बेटे आकर जो है तहरीक चलाएंगे। और फिर ये भी हमने देखा है कि जब और सब कुछ कहीं नहीं बन पा रही तो न्यूयॉर्क टाइम्स में कई लाख डॉलर का इश्तेहार दे दिया और उसमें इतराफ किया कि इमरान खान ने जो है वो अमेरिकी मफादात को फरोग दिया। एग्जैक्ट अल्फाज है, इमरान खान एडवांस्ड US इंटरेस्ट्स। तो लिहाजा वो तमाम जो इनके बयानिए थे अमेरिका के खिलाफ, फौज के खिलाफ, वो सब जो हैं वो रेत की दीवार साबित हुए हैं। जिनके खिलाफ ये बात करते थे अब उन्हीं के पैरों में बैठे हैं, चाहे वो अमेरिका है या वो पाकिस्तान की मुक़तदरा है। तो इनको इस पर असल जो चैलेंज है वो इस पर फोकस करना है। इस 5 फरवरी के जो एक नाकाम एहतजाज था कि वो अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करे खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ के हमारे जो बहनें भाई हैं उनकी जिंदगियां बेहतर करें, तालीम बेहतर करें, सेहत, अमनो अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर, दहशतगर्दी से लड़ने का इंदिया दें। और दूसरा ये कि पार्लियामान में संजीदा मौजूआत पर बहस करें। अभी हमें कुछ लोगों ने मिसाल दी कि देखें जी हिंदुस्तानी लोकसभा में कितनी जबरदस्त डिबेट हुई है,
मैंने कहा यहाँ तो पाकिस्तान में जो है वो डिबेट का मयार ऑपोजिशन ने भी तो रेज करना है कि वो जब सीरियस इश्यूज को टैकल करेंगे तो फिर जो है वो सीरियस डिबेट होगी। लेकिन अगर हर चीज जो है उसकी तान आकर पानी चेयरमैन पर ही टूटेगी और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल से इनका ताल्लुक जो कट चुका है वो अवाम को नजर आने शुरू हो जाएगा, तो फिर वैसे ही एहतजाज होगा जैसा कल हुआ है। तो खुर्रम साहब, ये एक और डेवलपमेंट हुई है जो उनका यूके चैप्टर है पीटीआई का, उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन जाएंगे हम। सो इस अनाउंसमेंट पर अब क्या आप लोगों का रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि आप ख़ुद भी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, और इसकी क्या कोई सिग्निफिकेंस है कि जब वो यूनाइटेड नेशन को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे लीडर के साथ ये सब कुछ हो रहा है? जी, अगर से पाकिस्तान की तारीख में कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम अपने जो अंदरूनी सियासी मसाइल हैं उनको दुनिया के सामने जाके उनका रोना धोना धोए। ये हमने अब अमेरिका में तो हम काफी अरसे से देख रहे हैं पीटीआई की तरफ से, अब वो यूके चैप्टर जो है उसने भी इसका आगाज कर दिया। तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। वो जिस पार्टी की पार्लियामान में इतनी तवाना मौजूदगी हो पार्लियामेंट के अंदर, उनको यूनाइटेड नेशंस की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। जिस पार्टी के पास एक सूबे में 4.25 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जा रहते हैं, उसकी 12 साल से हुकूमत है, उसको यूएन जाने की क्या जरूरत है? जिसकी पंजाब में और दूसरे सूबों में जो है अपोजिशन के तौर पर मौजूदगी है, लेकिन उनका इसरार ये है, वो ये समझते हैं शायद इस मामले को इंटरनेशनलाइज करके तो कोई नतीजे हासिल कर पाएंगे। तो ये वही टैक्टिक है जो हमने सदर ट्रंप के आने से पहले देखा था। बड़े शादियाने बजाए गए थे कि देख ट्रंप आएगा और खान बाहर आएगा। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, बल्कि गालिबन तो अब उसके बिल्कुल बरक्स जा रही है अमेरिका की पॉलिसी। तो ये कोशिश हम सबको ये करनी चाहिए। दूसरी जमातों ने भी माजी में ये कोशिश की है कि जी इंटरनेशनलाइज किया जाए, लेकिन ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। वो लोग जो इस बात का डंका बजाया करते थे कि वो डिक्टेशन नहीं लेंगे, अब वो अमेरिका से भी डिक्टेशन लेंगे और यूएन से भी डिक्टेशन लेंगे। अहमद साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब का मानना यह है कि ये जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं कि इंतज़ामिया के ज़रिए आपके एहतजाज को कंट्रोल किया गया, वो कहते हैं ये महज इल्ज़ाम है और सियासत में इल्ज़ामात इस तरह के लगते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपका एजेंडा कमज़ोर है, सिर्फ इमरान खान की रिहाई, इसलिए आवाम बाहर नहीं निकल रही। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो आप ये ले जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे आपने किए, पहले अमेरिका की मदद नहीं लेंगे, अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग अमेरिका में भी लॉबिंग करते रहे और आज तो अमेरिका में हालात आपके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन जाके आप मुल्क की बदनामी करवा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बड़ी ये बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगी, इस वजह से कि जो बदनामी ये कर चुके हैं और जो बदनामी इनकी वजह से हो रही है इस वक्त सारी दुनिया के अंदर, यूनाइटेड नेशन को तो आप बेशक छोड़ दीजिए, आप अंदाजा लगाइए कि ये वो मुल्क है कि ये बदनामी नहीं है कि जहां पर हारे हुए लोग जो हैं वो फॉर्म 47 के ऊपर फॉर्म भर के एक जाली और हुकूमत पार्लियामेंट में घुस गए और फिर जाली ओथ लेके बंदूक की ताकत के ऊपर और ओहदे संभाल के बैठ गए। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ उस और इसके बाद उजलत में जिस तरह सजाएं सुनाई गई हैं, क्या दुनिया के किसी तख्ते पे आपको ऐसा नजर आएगा कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो जेलों में हैं और जो हर किस्म के करप्शन में मुलव्वस हैं, चाहे वो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, वो बाहर है। ये सूरत हाल कभी दुनिया में कहीं नजर आएगी? ये हजीमत और ये जो दुनिया में हमें जो इंसल्ट फील होती है, इसको आप इनको नजर नहीं आती, आपको ये नजर आती है कि ये लोग पीटीआई वाले क्यों ऐसी बात करेंगे। ये तो बिल्कुल जिस तरह उसने कहा था ना फैज अहमद फैज ने कि संग को खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद, ये वो कैफियत है इस वक्त पाकिस्तान में। ओके, और एहतजाज के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि एहतजाज वो कह रहे हैं आपका फेल हो गया क्योंकि एजेंडा आपका कमजोर है। सवाल ये है, मुज़ाकरा ये जो प्रोटेस्ट है वो नहीं हो रहा, तो ये अगर आज नहीं हो रहा तो फिर कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों होगा। इट विल रिमेन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका जो है वो इस किस्म की हुकूमत में नहीं है। लेकिन ये मुझे बताएं, खुर्रम साहब की बात अपनी जगह, लेकिन मुझे अहमद साहब ये बताएं, आप ये थर्ड अटेम्प्ट थी आपकी
हकीकी आज़ादी से लेके इनकलाब से लेके और यहाँ तक तीसरा जो आपने कहा था कि ये नुक्ता उरूज होगा हमारी तहरीक का, लेकिन हर दफ़ा की नाकामी के बाद आप लोग ये कहते हैं कि अब अगली दफ़ा हम आएंगे या बार बार आएंगे। क्या ये कोई स्ट्रेटजी है? क्योंकि जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं जो MNAs नहीं आए हम देखेंगे कि बग़ैर किसी अगर उज़र के, जायज़ उज़र के वो नहीं आ सके। एक दूसरा अरकान पार्लिमान जो है आपके MNAs जो हैं वो भी जो है वो खुर्रम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने असम्बली के अंदर ही रहना बेहतर समझा और बाद में गारंटी पे लॉजेस चले गए। तो आपकी पार्टी का अपना कंसेंसस नहीं है कि क्या करना है, तो आप कैसे कोई डायरेक्शन दे सकेंगे कौम को कि इस मसले का हल तलाश किया जाए? देखिए, दोनों की अप्रोच में फ़र्क है। ये जो हुकूमत बनी हुई है फॉर्म 47 की, एक मखलूक हुकूमत, इसकी अप्रोच तो ये है कि इनको मारो धमकाओ और एक स्कोर विन कर लो। ये स्कोर विनिंग पे लगे हुए हैं। हमारे नज़दीक पाकिस्तान है आइन के बगैर, फंड और रूल ऑफ लॉ के बगैर और आज़ाद अदलिया के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। खुर्रम साहब वो कहते हैं कि आप बंदूक की ताकत पे निज़ाम चला रहे हैं और ये सिस्टम डिटेरियोरेट हो रहा है, ये संभलेगा नहीं और वर्स्ट होगा। इनका तो खैर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जिसका आप जवाब देंगे, लेकिन मुझे बताइएगा जो गुज़िश्ता रोज़ ECP ने 9 अरकान को नाअहल किया है, आपके नज़दीक ठीक किया है? ये जो प्रोसेस है थोड़ी देर के लिए होल्ड नहीं हो सकता था? ज़रा इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कीजिए। बिल्कुल गलत किया। देखिए जी, लेकिन खुर्रम साहब की तरफ मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, अहमद अवैस साहब बड़े बालिग नजर और संजीदा आदमी। मेरे सामने एक हेडलाइन है रोजनामा जंग की 6 दिसंबर 2020 की। बानी चेयरमैन जो वज़ीर आज़म थे, उनकी जो एहतजाज के साथ कमिटमेंट ये थी कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म कहा कि लाहौर जलसा ऑर्गेनाइजर और कुर्सियां देने वालों पर भी मुकदमे होंगे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये कोई अफवाह नहीं है। ये कुर्सियां देने वालों पर भी मुकदमे होंगे। तो ये तो एहतजाज की जितनी कमिटमेंट इनकी थी, हमने वो सारे मुकदमे भुगते हुए जो अभी 5 साल बाद भी चल रहे हैं। जी भुगते हुए। मैं अहमद साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बताइए फिर मुकदमे कितने बने, कोई एक भी बता दीजिए। जी 4 तो मेरे पे बने थे, अभी 2 नहीं, वो कुर्सियों वालों के ऊपर कितने बने? मुश्किल से 2 छोड़े आप। जी कुर्सियों वाले पे भी बने जी, उनकी तो कुर्सियां उठा के ले जाते थे पुलिस वाले जो हैं। कहाँ बने? आप एक भी बता दें, एक भी बता दें। करते थे उनकी ऐसी नहीं अहमद अवैस साहब मेरे पे बने हैं ना 4 उस जलसे के। नहीं, आप पे तो बने होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने लॉ स्टेटमेंट दी है। असल अहम बात यह है कि जब वज़ीर आज़म की कमिटमेंट इतनी है इजहार राय की आज़ादी से, वो ये कहते हैं कि जी कुर्सियां देने वालों पर भी, ऑर्गेनाइजर वाले चले हमारे पर तो उन्होंने कर ही दिया। क्या वो भी दुरुस्त अमल था कि अगर हम जो है अपनी इजहार राय की आज़ादी के लिए जलसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म कहे कि इनके ऊपर मुकदमे गए? तो हमने ये सब हमने देखा हुआ है। तो लिहाजा आज जब अपनी जो है ना वो पाकी दामा की हकायत बयान करते हैं तो हमें उस पर यकीन नहीं आता। दूसरा जो आपने इशू ज्यादा अहम रेज किया है वो यही है कि अगर हमें ये जो नाअहलियां हुई हैं, ये नाअहलियां बराह रास्त नहीं है, ये 9 मई को रियासत पर हमला करने की जो सजा मिली है इन लोगों को, उसका एक अमल है। तो लिहाजा वो एक कॉन्सिक्वेंस है, वो बराह रास्त नाअहली नहीं हुई। जो इन्होंने जिना हाउस को जलाया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया, मवेशी मंडी पेशावर को जलाया, पूरे मुल्क में पुलिस की गाड़ियों को जलाया, जो इन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, बहुत सारी इमलाक को आग लग तोड़ा फोड़ की, उसकी जो अदालती प्रोसेस है, इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्लियामान के रुकन मुंतखब हो गए। अब हमारे सामने मैं ये चाहूंगा कि सवाल हो कि जी क्या अगर आप रुकने पार्लियामान मुंतखब हो जाएं तो फिर आपको तमाम कवानीन और सजाओं से इस्तिस्ना मिल जाता है? पाकिस्तान का कानून तो ये नहीं कहता। तो लिहाजा जब एक अदालत ने फैसला किया है कि इनको सजा हो गई है, उस सजा के कॉन्सिक्वेंस में इलेक्शन कमीशन ने एक्ट किया है। कि पाकिस्तान का आइन ये भी कहता है कि जो कन्विक्ट हो जाएगा वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं रह सकता। अब इनके सामने तमाम कानून के रास्ते खुले हैं। आप जरूर इस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि इनको टाइम देना चाहिए था,
वो भी एक कोई ऐसी कानून में लिखी हुई बात नहीं है कि जिन्हें वक्त देना चाहिए था कि ये इसको चैलेंज कर सकते या कोई स्टे ले लेते या सुप्रीम कोर्ट तक जाते। वो एक लंबी बहस है, लेकिन बहरहाल ये नाअहलियां बराह रास्त नहीं हुई। ये एक जो रियासत पर हमला, मुतशद्दिद हमला इन्होंने किया था, उसकी सजा का नतीजा है। ओके अहमद साहब, वो कहते हैं क्योंकि आप लोगों ने रियासत पर बराह रास्त हमला किया था तो ये अब उसका कॉन्सिक्वेंस है, आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जी मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, खुर्रम साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं और बाहर की यूनिवर्सिटियों में भी घूमे फिरे हैं, यहाँ भी पाकिस्तान में भी अच्छी इज्जत के साथ हमेशा ये रहे हैं। मैं ये उनसे पूछता हूँ कि अगर आप रियासत पे हमले की बात करते हैं तो मुझे ये बताइए कि रियासत का अदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है कि रियासत का अदारा आर्म फोर्सेस है? रियासत का अदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जुडिशरी। रियासत का अदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्म फोर्सेस जो है वो एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये एक मैं असूली बात, कॉन्स्टिट्यूशनली बात बता रहा हूँ, आगे सुन लीजिए। जो हमला 97 के अंदर स्टेट के इस बड़े अदारे के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुआ था, उसको आप मुकाबला कर सकते हैं? अहमद साहब, कैसी बात करते हैं? मसला तो ये है कि उसपे भी सजा हुई थी और नाअहलियां हुई थी। सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप बेशक। मैं आपको भरपूर मौका दे रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें भी फैक्चुअली जरा करेक्ट करें ना हम चीजों को, उसमें भी नाअहलियां हुई थी और सजाएं हुई थी। वो जी नाअहलियां, कोई सुनिए तो सही ना, वो नाअहलियां सजाएं कितने जो ये बार बार इस बात को रिपीट करते हैं। मैं उसको अभी मुकम्मल जवाब दे दूंगा आपको, फिर आपको बताता हूँ। अब सवाल ये है कि अगर वो 9 मई का वाकया जो है एक ड्रामा ना होता, सच्चा वाकया होता, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मैक्सिमम आप उसको ट्रायल कोर्ट से सजाएं सुना के खत्म कर छोड़ते। 2 साल से ज्यादा अरसे तक वो कैदों में रहे हैं। सब कह रहे होते कि उजलत। सुनिए मेरी बात, आप देखिए ना मेरी बात मुकम्मल से। आप इन्होंने देखिए ना, हमारे दोस्त ने बड़ी लंबी चौड़ी बात की है, मुझे उसका जवाब तो देने दीजिए ना। मैं सिर्फ आपके सामने अर्ज यह करना चाह रहा हूँ कि ये अगर ड्रामा सच्चा होता तो 8 फरवरी को 9 महीने के बाद उस वाकये के पाकिस्तानी कौम पे इस पाबंदियों के बावजूद पीटीआई को इतना वोट ना देती कि उन्होंने ये साबित किया कि वो ड्रामा झूठा था, दफन कर दिया मिट्टी में उसको। अब 2 साल के बाद जब आप दोबारा आ गए, ये देख रहे हैं कि फिर कहीं एजिटेशन ना हुआ, अब सजाएं सुनाने पे आ गए। अच्छा अहमद साहब, सारे पार्लियामेंटेरियन को जेल में रखेंगे। तो देखिए 2 बातें इसमें, एक नुक्ता बड़ा अहम है। अब आपने पहले क्योंकि कानूनी बात की है तो मैं चाहता हूं पहले कानूनी मसले को डिस्कस करें, उसके बाद मैं आपको जो एक हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिक्स चलती है उन दोनों को डिस्कस करते हैं। आपको भी याद होगा अच्छे तरीके से कि इमरान खान साहब अपनी वज़ारत उज़्मा के दिनों में ये कहते थे कि ये जिस तरह आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जनरल बाजवा इंतहाई सुलझे हुए आदमी हैं, अगर उनकी जगह कोई और होता तो सख्त रिएक्शन आता, इदारा तो बड़ा ही गुस्से में है। ये बतौर वजीर आज़म कह रहे थे। एक, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे इसको ज़रा समझिएगा। अब आज आपकी पार्टी उससे कई गुना ज़्यादा हदें पार कर चुकी है। 2, मॉरली अगर आप वैसे अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें, जो आपने इशारा दिया कि लोगों ने वोट डाला, वोट जहां तक डालने का सवाल है, यह बात दुरुस्त है कि जिसको वोट डाला वही पावर में होना चाहिए, उसी के पास इख्तियार और इख्तियार होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक तारीख है कि जिसके अंदर इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज होते रहे और तमाम जमातें इसकी बेनिफिशरी रही हैं। लेकिन सर जो जुर्म है रियासत के खिलाफ वो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, चाहे इससे भी डबल वोट पड़ जाएं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होगा ना क्योंकि वोट पड़ गया तो लिहाजा आप केस खत्म कर दिया जाए और उनको निकाल दिया जाए। मैं ये नुक्ते का आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है खुर्रम साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं आपकी तरफ ये बात दोनों बातें मैं ऐसा आता हूँ। खुर्रम साहब के पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ फिर आपकी बात आता हूँ। जी जी खुर्रम साहब के मेरे ख्याल सिग्नल को फ्रीज हुआ है, उनको रिकनेक्ट करें। जी अहमद साहब गो अहेड। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं, हमने कभी इस बात के ऊपर कोई जो है उनको डिफेंड नहीं किया। इमरान खान ने भी कैटेगोरिकली कहा, हम लोग भी टीवी के प्रोग्राम्स में, आप लोगों के सबके प्रोग्राम्स में ये 100 दफा मैंने भी ये बात की कि अगर शुरू में ही इसके लिए एक इंक्वायरी कराई जाती और वो फुटेज की बुनियाद के ऊपर ये निशानदही हो जाती कि ये लोग हैं
और उनका जिस तरह से ट्रायल का तरीकेकार है, टेररिस्ट कोर्ट में ये लिखा हुआ है कि विद इन 7 डेज ट्रायल मुकम्मल करो। आपने 7 डे की जगह 2 साल तक उसका कैप्ट रखा है पेंडिंग। ओके अगर होती, इमरान खान ने भी कहा था हम उसके लिए माजरत ख्वाह हैं और कहीं कभी नहीं कहेंगे जो लोग बिल्कुल मुलव्वस हैं उनको सजा मिलती है, जरूर मिले, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप फैब्रिकेट करें हर चीज को, जैसे इलेक्शन रिजल्ट को किया आपने, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर इमरान खान के जमाने में कोई गलती हो गई तो ये जरूरी है कि उसको आप दोहरा के उससे बड़ी गलती करेंगे। कौमें तो ऐसे बनती हैं और स्टेट तरक्की ऐसे करती है कि आपने जो गलतियां की उनको दोहराया नहीं जाता। लेकिन कौमें, अहमद साहब, कौमें, खुर्रम साहब का सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया, उनको कोशिश करे रिकनेक्ट करे, लेकिन खुर्रम अहमद साहब, इसमें कौमें ऐसे भी बनती हैं कि फिर कौमें पहले अपनी गलती तस्लीम करती हैं कि हमने ये गलती की है। सर आपने तो कहा आप कानूनदान हैं, आप तो बड़ी उसूल की बात करते हैं, आप कानून की बात करते हैं, मैं आपके खिलाफ मानता हूँ, लेकिन आपकी पार्टी में कोई ऊपर ये मानता नहीं है बशमूल इमरान खान साहब। देखिए मेरी बात सुनिए, आप मैं 2 लफ्जों में बता रहा हूँ, आपकी बात का बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। देखिए अगर इंक्वायरी होती है ना इंडिपेंडेंट, तो वो फौरन जहां पे इन लोगों के जो सामने नजर आते हैं, उनके नाम डिटेल सारी आती, वहां पे इंक्वायरी जो है इस बात के ऊपर भी नोटिस लेती कि पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, मिलिट्री पुलिस एंड पंजाब पुलिस और इसी तरह दूसरे सूबों की पुलिस जो रेलेवेंट थी, उनकी तो जिम्मेदारी ही पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को और इंसानी जानों को महफूज करना, बचाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर वो ये कहते हैं कि जी वो मेज के नीचे मैं बैठा हुआ था जहां इमरान खान बैठे थे, वहां से मैंने सब कुछ सुन लिया, तो वो 2 साल क्यों खामोश रह के ये बैठे रहे? उस दिन क्यों नहीं एक्ट किया? पहले तैयारी कर ली कि जी ये लोग तो आएंगे ये ऐसी हरकत करने, तो हम सब चीजों का महफूज कर ले, बचा ले। कहां थी पंजाब पुलिस? लेकिन सर देखिए, अदर साइड ऑफ द स्टोरी अहमद साहब ये है कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर उस रोज उनको पुरतशद्दुद तरीके से रोका जाता या रियासत अपनी नहीं होना था। सर सुन तो लेना अहमद साहब, अब अगर रियासत उस वक्त अपनी रिट उस वक्त स्टैब्लिश करती तो ये कहते देखिए जी ये प्रोटेस्ट करने निकले थे, इनको जो है वो मार के हालत कर दी। सर सुन तो लें, इसी तरह जब उन्होंने जो कुछ सड़कों पर हुआ है, ये तो पूरी कौम विटनेस है ना कि ये तबाही हुई है। अब आप कहें वो हमारे लोग नहीं थे, वो कोई और लोग थे, उनको सजाएं दे दें। मैं ये कहता हूं कि जो हमारे थे उनको दें, लेकिन जिन्होंने वहां पे इनके लोगों ने जो जुलूस को उस तरफ लेकर गए हैं, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए, वो उनकी निशानदेही होनी चाहिए। वो क्यों नहीं करते? ये की आपने ये तो अब क्योंकि तवील बहस है, ये तो जिस वक्त तहकीकात हो तो पता चलेगा किसके लोग किसको कहां लेकर गए थे। तहकीकात इसलिए नहीं हुई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे। अहमद उवैस साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वी विल जॉइन यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। खुर्रम साहब आप ब्रेक से पहले कुछ बात करते, आपके सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए ये बार बार उस वक्त पानी चेयरमैन के फरमोदात बेशुमार हैं इस किस्म के, जिसमें उन्होंने यही कहा कि जी ये इनकी मर्जी के फैसले जब अदालतों से नहीं आते तो ये एहतजाज शुरू कर देते हैं और ये एहतजाज जो है मुल्क दुश्मनी है। तो जब यही उनकी जमात जो है वो लबादा उड़ती है आइन का और इज़हार राय का, तो फिर इनको कम से कम ये जरूर ज़हन में आना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर जब तक नहीं बैठेंगे, हम इस जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम की दलदल है उससे बाहर नहीं आ सकते। इसलिए जरूरी है कि अगर हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी हो और जमहूरियत आगे बढ़े, तो फिर बानी चेयरमैन को दूसरी सियासी जमातों से बात करनी होगी जो उनके असल पार्टनर है, अगर उनका एजेंडा इनकी सरबुलंदी है और इंसानी हकूक हैं और शहरी हकूक हैं और जमहूरियत की तकवीयत है। लेकिन मैंने पहले कहा कि ये उनका एजेंडा नहीं है, तो लिहाजा उनका बड़ा वाज़ेह है कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार के लिए वो सिर्फ मुक़्तदरा से बात करना चाहते हैं। वो अपनी जो उनके रियल स्टेक होल्डर्स हैं जमहूरियत में, आइन की पासदारी में, उनसे तो वो बात नहीं करना चाहते। इसीलिए एक डेडलॉक है जो किसी तरह अब रिजॉल्व नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए आज जब ये हम कहते हैं कि जी अदालतों के फैसले देर से आए और इस तरह के आए,
तो अदालतों के फैसले, हम नहीं कह सकते कि आज की अदालतें खराब हैं और जो हमें सजाएं दे रही थी वो अच्छी थी, या वो खराब थी आज वाली अच्छी हैं। अदालतें अदालतें हैं। और ये अहमद अवैस साहब तो बड़े सीनियर वकील हैं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि अदालतों के क्या हालात हैं। तो हमें अगर इस तमाम जो लामहदूद बहस हम करते हैं उससे निकलना है, तो फिर बिलाखिर वो जो फार्मूला था जो मोहम्मद नवाज शरीफ और शहीद बेनजीर भुट्टो ने समझा था मिसाक जमहूरियत की सूरत में, उसकी बेहतर शक्ल भी लाई जा सकती है, उसको बेहतर तरीके से भी और जो है उसके अंदर रिफाइनमेंट लाई जा सकती है, लेकिन रास्ता वही है जिसके जरिए हम आगे बढ़ें। राइट, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो DGISPR उनका बयान आया है आईनी तरमीम के हवाले से, जो एक कुछ कयास आराइयाँ हो रही थी, कुछ बातें हो रही थी, तो ये किस हद तक जो है इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है उन तमाम रूमर्स को किल करने के लिए? जी, ये स्टेटमेंट जो है सिर्फ ये जाहिर कर रही है कि इन तमाम अफवाहों के बरक्स हुकूमत के अंदर कोई ऐसी संजीदा तजवीज किसी संजीदा फोरम पर पेश नहीं की गई। ये तो बहुत सारे लोग कियास-आराइयां करते हैं और अपनी तरफ से ये पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन ऐसी कोई तजवीज ना ही ज़ेरे आई है, ना ही उस पर गौर हुआ है। सिर्फ यही था कि चूंकि अब हुकूमत को एक प्रोसेस के जरिए 2/3 मेजोरिटी हासिल हो गई है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से, जिसकी वजह से कहते हैं कि अब शायद अगला स्टेप ये होगा। लेकिन इस वक्त जो है हुकूमत का तमाम तर फोकस जो है वो पाकिस्तान की जो मुईशत है उसको बेहतर करने में है, और पाकिस्तान में नई सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान के नौजवान मर्दों खवातीन के लिए बेहतर और वाफर रोजगार पैदा करने के ऊपर शहबाज शरीफ का फोकस। ओके, अहमद साहब, आप लोग इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? ये खुशाइंद बात है कि ये DGISPR जो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कयास आराइयां हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसी रूमर्स की कोई स्पेस नहीं है, तो PTI स्टेटमेंट को का खैर मकदम करेगी? बिल्कुल करेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे मज़ाक खेज स्टेटमेंट है, ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता। ये बड़ी मेरे ख्याल में पता नहीं कहाँ किसने ये घड़ी और कैसे बनी और कैसे ये फैलाई गई, ये मैं इसको मतलब कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसमें PTI का कोई हाथ नहीं है। ये तो जो देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दिया इन दोनों ने मिलके। इस हुकूमत ने और PDM की थी और उसके बाद ये मौजूदा हुकूमत। क्योंकि देखिए, जब आइन को आप तोड़ना शुरू कर देंगे, देखिए पहले देखिए कि पाकिस्तान का आइन है क्या। पाकिस्तान का आइन है कि आप 2/3 मेजोरिटी ऑफ 2 हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी के बगैर एक फुल स्टॉप और एक कॉमा भी बदल नहीं सकते। लेकिन क्या किया इन्होंने? निज़ाम खराब हो गया। दूसरा बड़ा हमला हुआ पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर। अब अदलिया जो है वो हुकूमत के अंगूठे के नीचे है, वो खाक काम करेगी। देखने बात ये मुल्क कैसे चलेगा। फॉरगेट अबाउट कि PTI से क्या बनता है। कौमों की जिंदगी के अंदर लोग आते हैं, चले जाते हैं, अपनी अपनी जिंदगियां गुजर जाते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, हिस्ट्री लिखती रहती है। अब 27वीं तरमीम के लिए तारड़ साहब ने आप लोगों को दावत दी है, तो उसमें आप लोग कुछ ताउन करेंगे या फिर दोबारा आइसोलेशन में रहेंगे? हमने तो बहुत जब भी बातचीत की शुरू हुई है बात, ये भी हमारे मुतालिक एक इल्जाम लगाया गया है। जब इन्होंने सिंसियरली कहा कि हम बात के लिए आप आए, उसी वक्त हमने इमरान खान ने अडयाला जेल में एक टीम तैयार की 6 रुकनी, और उस टीम का अनाउंसमेंट हुई। यूं ही वो अडयाला जेल से बाहर निकले, वो 6 के 6 हेड ऑफ टीम समेत गिरफ्तार कर लिए गए। ये आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर उनको रिहा कराया गया। ये तो आलम है। कभी कभी एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है बातचीत के लिए। फिर बातचीत शुरू हुई, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई। तो आप दिसंबर 2024 में 26वीं तरमीम में जो फ्लॉज हैं उसको दूर करने के लिए आजम तारड़ साहब ने जो आप लोगों को दावत दी है, आप बात करेंगे उस? हाँ जी, 26वीं तरमीम में जो फ्लॉज हैं उनको दूर करने के लिए जो आजम तारड़ साहब ने ऑफर किया आप लोगों को, आप उस पर बात करेंगे हुकूमत के साथ? नहीं, आजम तारड़ बेचारे क्या कर सकते हैं। ये तो ऐसी बात है, जब सीरियसली ये तो ऐसे तमाशा लगाने वाली बात है ना। जो सीरियसली जब बात करेंगे, इस तरह भी कभी बात हुई है तो पार्लियामेंट में खड़ो के जी बात करें। बात करने का तरीकेकार होता है। जी, मेरी तो इनसे इब्तिदा यही है कि हंगामे हुए थे ना, सुनिए, इनके पास मौका है ये पार्लियामान में संजीदा, और चाहे जितनी मर्जी सख्त मुखालफत करें, लेकिन संजीदा मुखालफत करें, पाकिस्तान के अवाम के इशूज को हाईलाइट करें,
तो इनको अवाम भी सीरियसली लेंगे और अब हुकूमत भी सीरियसली लेगी। लेकिन अगर एक ही ट्यून बजती जाएगी, एक ही गर्दान होती जाएगी, बजाय ये कि वो लोग, पाकिस्तान के अवाम तो रोजाना तकलीफ में है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तकलीफ में है, वहां की गवर्नेंस पर तवज्जो दे, यहाँ आके सीनियर जो सीरियस जो ऑपोजिशन है वो करें, तो आप देखेंगे कि हम आज भी उसी मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हैं। अगर इनके पास कुछ संजीदा तजवीज हो लेजिस्लेशन के बारे में, देखिए ये बड़ा आसान है ठट्ठा उड़ा देने के जी आजम नजीर तारड़ साहब तो जो है वो तो वैसे, लेकिन अगर आपके पास 26वीं आईनी तरमीम के बारे में कुछ सीरियस तजवीज है और हकीकत ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इनकी जो तमाम एक्चुअल सजेशंस थी वो इनकॉर्पोरेट हुई और उसके बावजूद इन्होंने उसको वोट नहीं दिया, तो ये इशू जो है इनके सामने हमेशा रहेगा कि क्या ये सिर्फ बलवा और फसाद के जरिए, तसादुम के जरिए अपना सियासी इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं या वाकई पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए और उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। राइट, थैंक यू सो मच खुर्रम दस्तगीर साहब। अहमद उवैस साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे संजीदा किस्म की बहस करने, संजीदा किस्म के मसाइल के लिए, उसके लिए अपोजिशन जो है एहतजाज का रास्ता इख्तियार किए हुए है, सड़कों का रास्ता इख्तियार किए हुए है, और हुकूमत जो है उसको वॉक ओवर मिल जाता है क्योंकि पार्लियामान के अंदर उस तरीके की गुफ्तगू डिबेट नहीं हो रही होती। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट इशू है, उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। भारतीय इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खुदपसंदी खुद उनके और भारत के गले पड़ गई है। हालिया पाक भारत जंग में सदर ट्रंप के किरदार से मुसलसल इनकार पर अमेरिका नाराज हो गया। सदर ट्रंप ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया और अदायगी ना करने की सूरत में मजीद जुर्माने की धमकी दी है। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि तेल की कीमतों में इजाफे की फिक्र नहीं है, एक साल में कीमतें 150 से 250% तक बढ़ जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दिया। सदर ट्रंप की जानिब से नए टैरिफ के ऐलान ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद पैदा कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मजीद टैरिफ आयद हुआ तो भारत की बरामदी सनत, खास तौर पर टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो पार्ट्स जैसे शोबे शदीद इफेक्ट करेंगे। ट्रंप के माविनीन ने इंडिया पर अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ लगाने और गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों का भी इल्ज़ाम लगाया। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि इंडिया रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन में जंग की माली मुआवनत कर रहा है, जिससे यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मगरबी ममालिक की कोशिशों को धचका लगा है। सदर ट्रंप ने मोदी सरकार पर अच्छा तिजारती पार्टनर ना होने का भी इल्ज़ाम लगाया है। अमरीका की जानिब से सख्त इक़दाम भारत के लिए गैर मुतवक्के और तकलीफ देह है। इंडिया के ताल्लुकात, जिनमें कभी ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान अवामी सतह पर दोस्ती का मुजाहरा किया जाता था, अब शदीद कशीदा हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइन करके मगरबी ममालिक को फ़रोख्त कर रहा है, जिससे यूरोप को अमरीकी तेल की फ़रोख्त मुतासर हो रही है। उधर टैरिफ आयद किए जाने के ऐलान पर मोदी सरकार ने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत मगरबी ममालिक पर कड़ी तनकीद की है और मेक इन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के जरिए अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने का ऐलान भी किया है। भारत ने धमकी दी है कि वो अमरीका को अपने डेयरी और एग्रीकल्चर तक रसाई की इजाज़त नहीं देगा, जो कि मुज़ाकरात में एक बड़ी रुकावट बन चुकी है। इस बढ़ते हुए तनाव के बावजूद दोनों ममालिक ने इशारा दिया है कि वो तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत जारी रखेंगे। रवां बरस फरवरी में नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का ऐलान करते हुए अरबों डॉलर के नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और इंडिया को अमरीकी पेट्रोल, गैस और एटमी रिएक्टर्स की फ़रोख्त के मंसूबे का ऐलान किया है। इस मंसूबे के मुताबिक अमरीका इंडिया से होने वाली तिजारती खसारे को भी ख़त्म करेगा और दोनों मुल्कों ने भी बाहमी तिजारत को आइंदा 5 बरस में $500 अरब तक पहुँचाने का ऐलान किया था। ताहम इस वक्त दो तरफा तिजारत $200 अरब पर है, जबकि बाहमी तिजारत में अमरीका का ट्रेड डेफिसिट इस वक्त $45 बिलियन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।